न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भारत विकास परिषद दुर्ग द्वारा राष्ट्र चिंतन व्याख्यान में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ रखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टि। साउथ हाई हिंदी क्लास शंकरनगर में 43 लाख नाली निर्माण का निरीक्षण करने पहुंची महापौर। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। भारत विकास परिषद दुर्ग द्वारा राष्ट्र चिंतन व्याख्यान में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ रखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। भारत विकास परिषद दुर्ग इकाई द्वारा 14 जून 2025 शनिवार को 5:30 बजे से रोमन पार्क दुर्ग में एक विशेष राष्ट्र चिंतन व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में के मुख्य वक्ता होंगे देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी चिंतक, प्रभावशाली वक्ता, लेखक तथा मीडिया विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो वर्तमान भारत के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम आयोजन के पहले भारत विकास परिषद दुर्ग इकाई द्वारा एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई, जहां प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा बताया गया है कि आज का भारत एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर देश के सामने आंतरिक, सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। वो 14 को कार्यक्रम है, 14 को प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए इस प्रोग्राम की। आप लोग भी उस प्रोग्राम में आए, सुने भी और कवरेज भी करें। आज की मीटिंग हमारी भी है, लोगों को जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस को जिस हिसाब से सरल किया जाए उसके मतलब मोर्चे पर अगर अभी देखा जाए तो सरकार जूझ रही है, अभी उतना सफल नहीं होता है 11 साल में। तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी और अच्छा करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती, व्यापारी वर्ग बहुत नाराज़ है कि इतने ज़्यादा कंप्लेंसेस बढ़ गए GST के और दूसरे टैक्स के। जो राज्य शासन जो नई उद्योग नीति लाई है उसको लेकर क्या कहना है, कितना राहत है? नई उद्योग नीति में तो काफ़ी राहत है, मतलब काफ़ी सब्सिडीज अच्छी उन्होंने बढ़ा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मेरे ख्याल सभी आप लोग उनसे परिचित हैं, तो वो 14 तारीख को उनका उद्बोधन है। तो हम चाहते कि आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता ये जान जाए कि वो आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उद्बोधन के समय वहाँ पर उपस्थित रह सके। हम और हमारे सारे जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि उस दिन 14 तारीख को वो भी वहाँ पर आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस उद्बोधन को अच्छे से कवर करें। इस उद्बोधन में मुख्यतः क्या देखने को मिलेगा, सुनने मिलेगा, या राष्ट्र चिंतन जो? हाँ, इस उद्बोधन का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान भारत की चुनौतियाँ और उनके समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ये विषय हमने रखा है कि भारत के अंदर क्या चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है और वो समाधान भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उस समाधान का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है उस पर हमने फोकस किया है। ये संस्था कितने सालों से चलाई जा रही है और इसके पीछे जो भी आपने अप्लाई किया हो तो केंद्र में चीज़ों को माना हो, अमल किया हो? नहीं, ये इस भारत विकास परिषद की बात कर रहे हैं जी, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें जो सरकार आपके उद्देश्यों को लेकर चलिए ग्रहण की है? नहीं, हमारा जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ संस्कारित भारत, स्वस्थ संस्कारित और समर्थ भारत। तो हमारी संस्था इसी उद्देश्य पे काम करती है कि जो भारत हो स्वस्थ हो, संस्कारित हो, समृद्ध हो और एक अच्छा भारत हो। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती वो कार्य हम लोग करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में और भारत कैसे समर्थ बने, इसके अंदर जो भी चीज़ें आती वो सारा कार्य हम लोग करते हैं। मैं CA सुरेश कोठारी, मैं अध्यक्ष हूँ भारत विकास परिषद का। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी मूल स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी। उस समय जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो भारत में एक मतलब कहना चाहिए लोगों का मनोबल गिर गया था। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसको लोगों को जागरूक रखने के लिए ये संगठन का नींव रखी गई। तो उसके पीछे ये है कि भारतीय संस्कृति और भारत का जो दर्शन है वो लोगों के बीच में जाए विभिन्न कार्यक्रमों से। इसलिए हमने जो सूत्र रखे हैं
वो सेवा के कार्य भी हम कर रहे हैं, समर्पण के भी कार्य कर रहे हैं, संस्कार के भी कार्य कर रहे हैं। तो संस्कार में क्या, अभी भारतीय संस्कृति में संस्कार के लिए अथाह विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो उस विषय में से हम लोगों ने कुछ चीज़ें चुनी हैं। जैसे हम एक भारत को जानो एक कार्यक्रम करते हैं जीके का, उसमें पूरे जितने भारत से रिलेटेड जितने विषय हैं, मतलब हमारी नदी है, हमारे पहाड़ या हमारे महापुरुष, वो शायद हम अपने बीच में कई जगह हमको नहीं मिलता देखने। वो बुक हमने एक हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई है, उसमें सारा कुछ कवर अप किया गया है। उसके विषय में हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। भारत में करीब करीब इसकी आज की डेट में 600-700 शाखाएं हैं। छत्तीसगढ़ में 12 शाखाएं अभी। सामाजिक क्षेत्र के ही कार्य है, उसमें सेवा भी आ गया, संस्कार भी आ गया। इसलिए मैंने बताया ना कि संस्कार 14 जून को जो कार्यक्रम होने वाला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जो बहुत बड़े जो हमारे चिंतक जो बुला रहे हैं वो अपने क्षेत्र के माहिर हैं। उनका विषय जो है वो राष्ट्रीय चिंतन से रिलेटेड है। तो विषय भी हमने वही रखा है कि आज की सामने जो समस्याएं हैं, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उसका कैसा निराकरण हम देखते हैं, उस विषय पे ही ये चिंतन रखा गया, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि हम किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र के कार्य में हम किस तरह से भागीदार बन सकते हैं। मैं सुबोध मधुकर पांडे, उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद दुर्ग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहू भाई ही निकला चोर। दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसी चोरी का मास्टरमाइंड साहू भाई ही निकला। भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोने चांदी के जेवर बेचने ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के आधार पर संदेही को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में आरोपी एम मोहन राव ने खुलासा किया है कि साहू के यहाँ चोरी के बाद जेवरात और नकदी रकम अपने घर पे छिपा कर रख दी थी। पुलिस ने बरामदगी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर निवासी दुर्गेश महानंद ने वैशाली नगर थाने में 10 तारीख को एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि 8 तारीख को इनके चाचा, जिनका नाम पिंटू महानंद है, वो सपरिवार घूमने के लिए पूरी गए हुए हैं। इस दौरान 8 और 10 के बीच में अभी किसी अज्ञात चोर के द्वारा पिंटू महानंद के घर का ताला तोड़ करके वहां पे नकदी रकम और जेवरात की चोरी कर ली गई है। प्रकरण में 10 तारीख को ही प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। अज्ञात आरोपी की पतासाजी के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई कि सेक्टर 9 का एक व्यक्ति वो सोने चांदी के जेवरात की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम एम मोहन राव बताया। उस व्यक्ति से पूछताछ किया जाकर के उसका मेमोरेंडम लिया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि वो अपने एक अन्य दोस्त के साथ पिंटू महानंद के रामनगर स्थित मकान में ताला तोड़ करके उसने चोरी किया है और चोरी में जो नकदी 11,000 रुपये और लगभग 6 लाख रुपए का जो सोने चांदी का जेवरात है वो अपने कब्जे में रखा हुआ है। उसके कब्जे से, जो आरोपी एम मोहन राव है, उसके कब्जे से लगभग 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। 11,000 रुपये के उसने इस दौरान खर्च कर देना बताया है। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी उसका साथी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी मध्य से कर ली। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। शंकर नगर में 43 लाख नाले निर्माण का निरीक्षण करने पहुंची महापौर। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 शंकर नगर निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण करने महापौर श्रीमती अलका बाघमार पहुंची। सुबह महापौर अलका बाघमार द्वारा बाजार एवं राजस्व प्रभारी व पार्षद शेखर चंद्राकर एवं टीम सहित वार्ड नागरिकों के साथ शंकर नगर सुभाष स्कूल के पीछे से लेकर गजानंद मंदिर चौक तक 43 लाख की लागत से निर्मित की जा रही नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि हर शंकर नगर क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारण महापौर श्रीमती बाघमार व राजस्व प्रभारी श्री चंद्राकर के निर्देश पर निर्मित नाला निर्माण का बहाव अन्य नाला की तरफ जोड़ा गया, जिसकी गुणवत्ता से लेकर अन्य चीजों पर जानकारी ठेकेदार व आसपास के निवासियों से ली। बढ़ते हैं अगली खबर को। लोक वाद्य यंत्रों की कार्यशाला शिविर। छत्तीसगढ़ की लोक वाद्य यंत्रों को सहेजने संवारने का काम कर रही है रिखी क्षत्रिय। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुहू की कला ग्राम
संग्रहालय मरोदा सेक्टर में संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं कुहुकी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय लोक वाद्य कार्यशाला शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सम्मिलित हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धरोहर 210 प्रकार के वाद्य यंत्रों का अवलोकन किया। वरिखी क्षत्रिय व अन्नपूर्णा क्षत्रिय को छत्तीसगढ़ पारंपरिक धरोहर लोक वाद्य यंत्रों को सहेजने एवं कलाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया एवं विभिन्न प्रकार की कला सीखने आए अलग अलग क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कार्यकाल का 11 वर्ष पूर्व होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज दुर्ग पहुंचकर प्रेस वार्ता कर इन 11 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल होने के अवसर पर बीजेपी के द्वारा जिला कार्यशाला के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू उपस्थित होकर मोदी सरकार के कार्यकाल का 11 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धि को बताया। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, महापौर अलका बाघमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल। देखिए, अभी विस्तार से हमारे माननीय केंद्रीय हमारे राज्य मंत्री माननीय तोखन साहू जी ने सारी बातें कही और निश्चित रूप से 11 वर्षों में अनेक इतिहास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष गढ़ते जा रहे हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि 6वें साल के संसदीय कार्यकाल का मेरा ये पूरा हुआ है अभी, और इन 6 सालों में जिस तरह नित नए आयाम बहुत सारे निर्णय हुए, चाहे कश्मीर का 370 का धारा हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे नागरिकता से संबंधित निर्णय हो, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, चाहे अनेक प्रकार के और निर्णय हो, 2000 ऐसे कानून जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं था, ऐसे कानून को ख़त्म करना, ऐसे ऐसे निर्णय हुए, उसका साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो बात कहेंगे तो अब तक 11 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ को बहुत सारे उपहार मिले हैं। रेलवे स्टेशनों का जो अपग्रेडेशन होना, साथ ही साथ अनेक सड़कों का निर्माण होना, भारतमाला जो हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से गुजर रहा है उसकी सौगात मिलना, साथ ही साथ अनेक नए ट्रेनों का चालू होना, चाहे वंदे भारत की बात कहें, चाहे अन्य प्रकार के ट्रेनों की बात कहें, चाहे सड़क कनेक्टिविटी की बात कहें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे मेडिकल कॉलेज 4 नए खुले उसकी बात कहें, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अनेक और नए हॉस्पिटल खुलने की बात कहें, जो हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं खुलने की बात कहें, तो हर प्रकार के जो सौगात यहाँ मिली है। राजस्व में भी बढ़ोतरी अन्य प्रदेशों के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी मिला है। तो इस तरह निश्चित रूप से केंद्र से और माननीय मोदी जी के इस शासनकाल में हमें अनेक सौगात छत्तीसगढ़ को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। एक साल की बात करेंगे, हम एक एक करके मोदी की गारंटी को हम शामिल पूरा किया। किसानों की धान खरीदा, किसानों को एक साथ भुगतान किया। उस प्रकार कांग्रेस पार्टी कर रही थी, कर रही थी। हम ऐसे लोग कांग्रेस किसानों के साथ है, हम काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर यदि हम नारा लगाते हैं तो हम संकल्प से सिद्धि की ओर गए हैं और अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम हुआ। तो वही देश में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान इन 11 वर्ष में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है। हमारा जो संकल्प था, हमने कहा था कि हम शाश्वत धारा को समाप्त करेंगे। हमारा संकल्प था, हम संकल्प से सिद्धि हो गया, धारा को समाप्त करेंगे। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे। हमारा संकल्प था। देशवासी 40 करोड़ देशवासी चाहते थे मंदिर का निर्माण हो, संकल्प से सिद्धि हो गया, मंदिर का निर्माण हुआ। हमने कहा था कि नागरिक संशोधन मिल जाएंगे, जो विश्व भर में सताए गए हिंदू कहाँ रहेंगे, हमारे जैन भाई बौद्ध भाई कहाँ रहेंगे, उनके लिए भी नागरिक संशोधन मिल जाएगा। तो हम संकल्प जो करते हैं उसे सिद्धि की
की ओर ले जाते हैं। यही माननीय नरेंद्र मोदी जी की साधना है। के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, रेलवे के क्षेत्र में, सड़कों के निर्माण के संबंध में हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और विकसित भारत, आज़ादी के जब हम 100 साल पूरा करेंगे तो हमारा यह देश विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। ये 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत, आप सबके परिश्रम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सबकी चिंता कर रही है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार सबका विकल्प ढूंढ करके किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके पीछे सरकार पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। जितने प्रतीक्षा सूची में नाम था उनको दिया गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति की सड़क कोर्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास चाहिए। पोर्टल 1 के माध्यम से आवेदन मंगाया गया, सभी लोगों का नाम जोड़ा गया है। और इस वर्ष कैबिनेट की पहली बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ आवास और जनता के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी है। इसमें 2 करोड़ आवास हमारे ग्रामीण तय हो चुका है कि दोनों देश आपस में तय करेंगे अपने निर्णय, और प्रधानमंत्री जब तक उनको कुछ बुलाया नहीं थे। आप देश के बहुत जागरूक लोग हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों को, देश की आवश्यकताओं को, आप देश की कमियों को भी आप सब सामने लाते हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार आने के पहले घटनाओं के बारे में हम थोड़ा सा याद करें। तब आतंकवादी घटनाओं पर एक भी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत किसी ने किया क्या? लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, आतंकवादी घटनाओं पर केवल निंदा करके रह जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होता था, लेकिन ये आज का भारत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आज देखते हैं बालोद से आए रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। भगत सिंह रक्तवीर के अध्यक्ष दीपक कौशिक ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर किया रक्तदान। दीपक कौशिक ने अपने जन्मदिन पर जिला अस्पताल बालोद में अपना ओ पॉजिटिव 35वां बार डोनेट किया। इस अवसर पर जिला अस्पताल बालोद से डॉक्टर अजय साहू, जी उत्तम टंडन, दिलीप कुमार, पोषण साहू, रविकांत साहू एवं अन्य स्टाफ मौजूद थे। रक्तदान महादान करके मानवता हित में योगदान के लिए आम जनता को किया गया जागरूक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आज देखते हैं धमतरी से आयु रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। हत्या की वारदात से सनसनी। कलगरी में हत्या की वारदात से सनसनी मच गई। जानकारी के मुताबिक धनेश्वर, ध्रुव और मीनाक्षी की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। धनेश्वर मीनाक्षी से बेहद प्यार करता था, लेकिन साथ ही वह उसके चरित्र पर शक भी करता था। हालत यह थी कि वह मीनाक्षी को पड़ोसियों तक से बात करने से रोका करता था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। घटना वाले दिन भी धनेश्वर ने उसे आसपास रहने वाले पड़ोसियों से बात करने से रोका और विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि धनेश्वर ने पास ही पड़ी सब्जी काटने की हैसियत से मीनाक्षी का गला रेत दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है तो उसने फर्श पर से खून के दाग धब्बे मिटाने की कोशिश की। इसी बीच उसके भाई ने पुलिस को खबर कर दी और धनेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना नगरी के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में एक पति ने अपने पत्नी को हंसिया से मार दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है और जिसमें हमने मर्डर कायम किया हुआ है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पति धनेश्वर पटेल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पत्नी के चरित्र पर उसको शंका था और जो आगे और कोई बात आएगी उस पर विवेचना की जा रही है। बढ़ते हैं खबर क्या। कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन विद्यावासिनी मंदिर के पास भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस पुनीत अवसर पर नगर पालिक निगम धमतरी के महापौर श्री रामू रोहरा ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। साथ में सभापति कौशल्या देवांगन, मोनिका देवांगन, हिमानी साहू, विभा चंद्राकर आदि उपस्थित रहे। बढ़ते हैं खबर क्या। सरकार द्वारा स्कूलों के युक्तिकरण की कवायद। सरकार द्वारा स्कूलों के युक्तिकरण की कवायद अभी चल रही है। इसे लेकर शिक्षकों में काफी असंतोष और आक्रोश है। युक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस ने शिक्षकों की आपत्तियों एवं विरोध का समर्थन किया और इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी क्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीईओ कार्यालय का घेराव किया और युक्तिकरण का आदेश वापस लेने की मांग की। घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन यह प्रदर्शन उग्र हो गया और कांग्रेस कार्यकर्ता
बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में पुलिस कर्मियों से झूमा झटकी करते दिखे। वहीं इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक गुरमुख सिंह, होरा विधायक ओमकार साहू समेत भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद। किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? शिक्षा की जो नीति है उस पे भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि हम इसको नियुक्तिकरण जो है वो जो है उसको करेंगे, मगर ये भारतीय जनता पार्टी उसके विपरीत काम कर रही है और इसलिए पूरा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस नीति के विरोध में धरना अपना घेराव कर रही है। तो क्या मांगे हैं? जो नियुक्ति जो शिक्षकों को देना चाहिए था वो दें, जो आपने वायदा किया था उसको पूरा करें, जिसमें आपने घोषणा पत्र में भी आपने दिया है उस चीज़ को आपको पालन करना चाहिए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जी, आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के द्वारा आज हम लोग ब्लॉक शिक्षाधिकारी का कार्यालय घेरने के लिए आए हैं। और निश्चित ही ये हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले गरीब जनता के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाने के लिए दृढ़ संकल्प है। आप सब जान रहे हैं कि 18 महीने के कार्यकाल में इन्होंने मोदी की गारंटी नामक एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग शिक्षा की भर्ती करेंगे, लेकिन शिक्षा भर्ती ना करके ये लोग युक्तिकरण एक योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने एक प्रोग्राम लाया और वो प्रोग्राम को अपने चाहते जो शिक्षक हैं उनको अच्छे जगह पोस्टिंग कराकर, चाहे उसको अधिकारी द्वारा पैसा से कर रहे हैं या आपका व्यवहार जैसे भी वो व्यवहार स्वरूप पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा परेशानी आ रहे हैं कि जहां बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जिनको 2 ही स्टाफ हैं, एक प्रधान पाठक के रूप में और एक सहायक के रूप में, तो आने वाले दिनों में शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ में बहुत ही निम्न होने वाला है। आप सब जानते हो कि इसका कारण ये है कि ये लोग जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं ये कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का युक्तिकरण कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से हम लोग कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रहे हैं कि ये जो युक्तिकरण लाए उसको तत्काल रोक लगाया जाए और जहां स्टाफ की कमी है, शिक्षा की कमी है, उसको तत्काल नया नियुक्ति कर इसको भरा जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो देखते राजनांदगांव से आई रिपोर्ट अवधेश यादव की खास खबर। तस्कर निकाल रहे थे रेत से तेल, ग्रामीणों ने किया विरोध, चली गोलियां। राजनांदगांव में रेत माफिया की दबंगई अब चरम पर पहुंच गई है। शहर से सटे वार्ड क्रमांक 51 मोहड़ में नदी किनारे से माफिया रेत से तेल निकालने का काम कर रहे थे। जब इसकी जानकारी ग्रामीण को हुई तो उन्होंने विरोध किया। इधर बढ़ते हुए रेत तस्करों ने ग्रामीण का विरोध देखकर ग्रामीण पर गोली चला दी। गोलीबारी की सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। 7 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर उक्त वारदात के बाद गांव में दहशत और गुस्से का वातावरण देर रात तक रहा है। रेत उत्खनन को लेकर भड़की हिंसा ने पूरे इलाके को दहशत के साए में ला दिया। घटना के बाद पूरा मोहड़ इलाका छावनी में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षा तब क्यों नहीं दिखी जब रेत माफिया हथियार लेकर उतरे थे। तो सुनते हैं एएसपी राहुल देव। सर, क्या कुछ मोहड़ में रेत निकालने को लेके गांव वाले और रेत निकालने वाले बीच विवाद हुआ है, जिसमें अभी थोड़ा सा गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, तो अभी स्थिति शांति प्रिय है। स्थिति नियंत्रण में और क्या घटना हुई, क्यों हुई, उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। फिर जैसी घटना हुई वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, उक्त व्यक्ति को बताया जा रहा है कि जो शासन के द्वारा लीज है वो कहीं दूसरी जगह का मिला हुआ था और वो कहीं दूसरी जगह से। अभी घटना पे पहुंचे हैं, डिटेल चीजें मेरे से समझ में आएंगी, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की हालत है अभी कोई इसमें स्थिति क्लियर नहीं, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है इसमें। ये क्या कुछ घटना हुआ है आज आप लोगों के साथ में? आप में चोट भी आई है, कैसे आई है, क्या हुआ है? जी हाँ, मैं यहाँ से फोन लगाया था जागृत, तो मैं नदिया तरफ गए, हम लोग 6 जन गए थे 3 ठो गाड़ी में। जैसे गाड़ी से उतरा उन लोगों को मारते मारते ला रहा था गाड़ी से, और गाड़ी ऐसे रफ ऐसे चला रही से, तो हम पड़ी से न जंगल डांड भागे रहे। पार्षद में और धर्मेंद्र तीनों को जंगल में भागे, तब बचे रहे। मामला क्या है? मामला वो रेती वाला कांड है। ये लोग रेती के लिए आए थे और 2 डंपर रेती ले गए हैं बोलते हैं। एक जेबीसी भी पकड़ाया है, वहीं पे पड़ा है जेबीसी।
गोली किसने चलाई? अब वो कार वाले लोग चलाए, 2 कार में थे, 3 फायरिंग किए हैं। 3 फायरिंग किए? हाँ। कितनी चोटें आई है, कितने लोगों को गंभीर हालत है? अब कितने लोगों को चोटें आए ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे को आया है, एक जने हमारे संगवारी को और आया प्रकाश साहू को, और जागृत को भी बहुत मारे हैं, पार्षद को भी बहुत मारे हैं, और धर्मेंद्र को भी डंडा से। गोली पड़ी आपको? हाँ, गोली नहीं पड़ी, डंडा से मारे मेरे को। गोली किनको पड़ी? गोली हम मेरे को मालूम नहीं किसको पड़ा है क्या है, लेकिन 3 फायरिंग जरूर हुआ है। कौन करवा रहा था ये मामला? अब ये इसको हमको पता नहीं कौन क्या है, कि नदिया में रेती चोर आला है कि इस तो गांव में आ जाए, तो हम सब गेन गांव वाले। ये आज ही हुआ है कि इससे पहले और हो चुका है? ये हम तो आज जाने हैं, इससे पहले हुआ है क्या है ये नहीं जानते। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश साहू, वार्ड विकास समिति अध्यक्ष मोहड़, वार्ड नंबर। बढ़ती अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आयु रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। निर्माण कार्य हुआ चालू। बता दें कि नगर पंचायत देवकर के बस स्टैंड परिसर का सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। बता दें कि विगत कई माह से बंद होने की वजह से यात्री को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें खासकर महिला के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन चुका था। महिलाओं को टॉयलेट के लिए सार्वजनिक जगहों पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर अब बस स्टैंड के सार्वजनिक टॉयलेट का काम तेजी से चल रहा है, जिससे यात्री एवं अन्य राहगीरों के लिए राहत मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं रायपुर से आयु रिपोर्टर सागर की खास खबर। आरक्षण पदोन्नति सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का सांख्यिकी धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षण पदोन्नति सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का सांख्यिकी धरना प्रदर्शन। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के तुता धरना स्थल पर 1 दिवसीय सांख्यिकी धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से फेडरेशन ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा और मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। मांगों को अनदेखी की स्थिति में फेडरेशन ने आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी 50,000 से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी ही आरक्षण पदोन्नति की राह पे सबसे बड़ी बाधा बने हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पदोन्नति प्रक्रिया को जानबूझकर रोका जा रहा है। आरक्षण, स्थानीय भर्ती, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के साथ छत्तीसगढ़ के सभी समाज आरक्षित वर्ग के इकट्ठा हुए थे। समाज में भारी आक्रोश है। हम लोग पहले लगातार सरकार से संवाद करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री से कई मौक़ों पे मिलते रहे हैं। माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय केदार कश्यप जी और माननीय जितने भी मंत्री विधायक हैं, सबसे हमने इस बातों को रखा है, लेकिन हमारी बातों को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। इस कारण हमको मजबूरी में आज समाज को इकट्ठा करना पड़ा। आज 50,000 की तादाद में समाज के लोग इकट्ठा हुए और अपने हक अधिकार को पाने के लिए यदि सरकार हमारी बातों को आज अनसुनी करेगी तो भविष्य में इस आंदोलन का विस्तार होगा और ये विस्तार जो है रेल रोको आंदोलन तक भी पहुंच सकता है, मतलब बड़ा विस्तार होने वाला है। इसलिए हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी मांगों को सरकार मान ले। जी मुख्यमंत्री जी आपके ही वहीं से आते हैं, आपके वर्ग से आते हैं, क्या कारण है कि जो अभी वो खुद ही अपनी पीड़ा नहीं पहचान पा रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिले तब उन्होंने बड़े ही संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम आपकी मांगों को तत्काल पूरा करेंगे, लेकिन पता नहीं बीच के जो अधिकारी हैं शायद वो उन्हें गुमराह करते होंगे। इसलिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे प्रशासन चलाने वाले लोगों को हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश न करें और हमारे समाज के हितों की यदि अनदेखी होगी तो सरकार किसी का रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मीडिया के सभी साथी जो उपस्थित हुए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारी ये संवैधानिक मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर से ये कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि एक प्रकार से शासन को
जगाने के लिए, हमारे अधिकारों को बताने के लिए आज एक जगह इकट्ठे हुए कि हमारी मांग संवैधानिक है। अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो भर्ती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो जब हमारी पद भरी रहेगी तो उस पदों में जो आरक्षित वर्ग कैसे आएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि ये संवैधानिक हक की मांग है, आप पदोन्नति में आरक्षण बहाल करिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी आपको 3 महीने में नियम बनाने के लिए कह दिया है, और ये आदेश, हाई कोर्ट का आदेश जो है वो 16 अप्रैल 2024 को हुआ, 1 साल हो गया। अभी तक आपने उस 3 महीने के गाइडलाइन को भी नहीं पालन किया है। तो शासन अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं देगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। अभी तक से 2019 से पदोन्नति हमारी बाधित है। लगभग 40 से 50 हज़ार कर्मचारी रिटायर हो गए, और रिटायर होने से उनको ये हुआ कि उनको पेंशन का भी लाभ, जो पदोन्नति वाला जो पेंशन मिलना चाहिए तो वो भी नहीं, कनिष्ठ पद में ही वो रिटायर हो गए। तो शासन से हमारी प्रार्थना है कि हमें आंदोलन के लिए बाध्य ना करें, ये संवैधानिक मांग है। भर्ती भी अभी तक से जो हमारा बैकलॉग सीट खाली है उसको भी नहीं भर रहे हैं। विशेष भर्ती अभियान राज्य बनने के बाद से लागू ही नहीं हुआ है। जब मध्य प्रदेश राज्य था तब ये लागू हुआ था विशेष भर्ती अभियान। तो इस राज्य में भी जो हमारा बैकलॉग पड़ा है, और सीधी भर्ती के पदों में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ध्यान दे। इसलिए संविदा से भरने से हमारी सीधी भर्ती के पद प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकार से निवेदन है इस मुद्दे को त्वरित हल करे। और हम जानते हैं कि संवेदनशील सरकार है और बहुत ही शालीन व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है। उनके बातों से ही जब वो बात करते हैं तो हमें भरोसा होता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अपने अधिकारियों को इस विषय पे बैठ के गंभीरतापूर्वक निर्देश जारी करें। पदोन्नति में आरक्षण देना कोई बड़ी बात नहीं है, राज्य का विषय है, सरकार को करनी चाहिए। RL ध्रुव, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित अधिकारी कर्मचारी संघ से। आज हम संयुक्त रूप से यहाँ पर राज्यव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं, और पूरे 33 जिला से पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कर्मचारी अधिकारी संगठन ही नहीं बल्कि पूरे जाति संगठन, समाज के पूरे संगठन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। और विगत 3-4 सालों से हम लगातार मांग कर रहे थे, खासकर संवैधानिक मांग जिसमें प्रतिनिधित्व का अधिकार आरक्षण का मांग है, वो हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी भी वो गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू करने की बात कही है। वो आज हमें पिंगवा कमेटी की बात बता रहे हैं, वो आज हाई कोर्ट के आदेश को दिखा रहे हैं। जबकि आप जानते हैं न्यायिक सिद्धांत के तहत जब हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो सुप्रीम हाई कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं होता। लेकिन अभी जस्ट हमको कल ही लेटर प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था में जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है इतना शांतिप्रिय राज्य है, जहाँ पर हमारे बहुसंख्यक आबादी खासकर ST SC OBC वर्ग के लोग रहते हैं, और बड़े भाईचारा के साथ यहाँ पर हम प्रशासन को सहयोग करते हैं। लेकिन जो 20-25 सालों के दौरान लगातार हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो संवैधानिक अधिकार है उसको लगातार छीना जा रहा है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का मामला है। आपके 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो 85 जो विकास खंड है वहाँ पर पेशा कानून को लागू करने की बात है, स्थानीय भर्ती का मामला है, इवन आपका जो बच्चों का है, जो विद्यार्थियों का जो 2.5 लाख की सीमा है वो ख़त्म करना चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। जबकि आप देखेंगे संवैधानिक रूप से क्रीमी लेयर की सीमा जो 8 लाख तक जा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी हम 2.5 लाख तक उसको रोक के रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारी मांगे हैं। तो आज मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए जो हम नेतृत्व कर रहे हैं उनको आज भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी मांगों को संवेदना से ले, और ऐसे अधिकारियों को जो मंत्रालय चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, जो कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन करने से उनके साथ संवैधानिक रूप से कानूनी तौर पे उन पर कार्रवाई करे, यही हमारी प्रमुख मांग है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इस बात को हम लोग जन आंदोलन के मामले से, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, तो ये हम जनता तक ले जाएंगे, हमारे समाज तक ले जाएंगे। 33 जिलों में जेल आंदोलन की आपने बात कही है, सरकार नहीं मानती है, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया और कई बार आप लोगों ने बातचीत करने की बात कही, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। तो क्या रणनीति आगे फिर रहेगी आप लोगों की, आर पार की रणनीति क्या रहेगी फिर आगे?
सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रही, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे मैंने जिक्र किया कि वो सरकार को साथ साथ हम लोग जो यहाँ की जनता या संगठन है उसको भी गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है जो अलग अलग कह रही है। इवन जो है पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो अंतरिम आदेश जारी किया उसको भी ये हाई कोर्ट में जाकर के वहाँ ये कहते हैं कि आप स्टे हटा दीजिए, हम पदोन्नति में लागू कर देंगे। लेकिन अभी वो डिसीजन आ गया, वो सब चैलेंज हो गया, उसके बाद लागू नहीं कर रहे। यानी चीफ जस्टिस साहब ने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्यों लागू नहीं कर रहे। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मीडिया में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। जेल भरो जो आंदोलन आपने कहा, जैसे वक्तव्य में कहा कि हम जेल भरने वाला आंदोलन शुरू करेंगे, 33 जिलों में एक साथ शुरू करेंगे, उसकी रणनीति। देखिए, जेल भरो आंदोलन का ये मतलब है कि हम ऐसे जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, और जेल उन लोगों से भरना चाहिए जो प्रशासन में बैठ करके कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप देखेंगे, उससे बड़ा अपराध तो यहाँ इस देश में कुछ नहीं हो सकता। जो राज्यपाल के अधिकारों को भी यहाँ खत्म कर दिया गया, जो सुप्रीम अधिकार मिला हुआ है। तो हमारी रणनीति ये है, जेल हम क्यों जाएंगे, जेल जो है वो जाएगा जो यहाँ पर कानूनों को उल्लंघन करके यहाँ शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? हम केवल संवैधानिक रूप से हमारे समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनको किसी के खिलाफ हम कोई भड़काएंगे नहीं, केवल क्योंकि सरकार जो है जनता का होता है, सरकार हमारे होता है, इसलिए उस व्यवस्था में हम पार्टिसिपेट करें और ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए लोगों को समझाएंगे और भाईचारा के साथ हम कार्य करने के लिए लोगों को जोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं गरियाबंद से रिपोर्टर चंद्रहास की खास अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन कर्मियों पर हमला। गरियाबंद के परसोली मार्ग स्थित सुहागपुर बिट में गुरुवार सुबह अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग की टीम पर हमला कर उन्हें 3 घंटे तक बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उस मामले में एक ही परिवार के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। सूचना मिलते ही गरियाबंद थाना प्रभारी ओपी यादव मौके पर पहुंचे और पुलिस ने सभी वन कर्मियों को सुरक्षित छुड़ाया। मामले को लेकर एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने प्रेस के माध्यम से गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया है कि सभी आरोपी एक ही परिवार से है और घटना की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ जरा बताएंगे? हमको रात में 4 बजे के करीब सूचना मिला कि जंगल में घुस के जेसीबी चला रहा है जाके। कहाँ पे? ये कंपार्टमेंट 360 परसुली रेंज हरदी इलाका है। और हम लोग के जाने के बाद हम लोग मना किए, देखे वहाँ पे तो अपना ज़मीन को छोड़ के वन विभाग की ज़मीन को वो समतलीकरण कर रहा है। उसमें हम लोग मना किए, मना करने के बाद उनके पूरे परिवार आ गए डंडा कुल्हाड़ी लेके और हम पर वो वार कर दिए। किनको किनको चोट आई, कहाँ कहाँ चोट आई? मेरे को आया है चोट और उप क्षेत्रपाल जाकिर हुसैन सिद्दीकी को आया है और बीट गार्ड खिलेश्वर साहब को। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग गए थे 5 लोग। बंधक बनाने की बात सामने आ रही है। और उसके बाद उन लोग जेसीबी को भगा दिए वहाँ से। भगाने के बाद हम लोग को बंधक बना के रख लिए थे। फिर जैसे तैसे कोशिश करके हम लोग थाने तक खबर भिजवाए, तब थानेदार गए वहाँ अपनी टीम लेके। उसके बाद हम लोग को वहाँ से छोड़ा गया। क्षेत्र का मामला है। कोतवाली अंतर्गत ग्राम हरदी में वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना मिली थी कि हरदी में जो कुछ लोग हैं अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं वन भूमि पे, जिस पर से वन विभाग की टीम मौके पर गई थी। वहाँ पे जाके उन्होंने अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए बोला। इस पर से जो अतिक्रमण कर रहे थे उनके साथ उनका विवाद हुआ और अतिक्रमण करने वालों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें वन विभाग के कुछ कर्मचारी घायल भी हो गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने थाना कोतवाली में दी। इसमें से थाना कोतवाली की टीम मौके पर गई और जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट किया उनको अभिरक्षा में लिया गया है। वन विभाग द्वारा मामले में अपराध पंजीबद्ध कराया जा रहा है, जिसमें बीएनएस की सुसंगत धाराओं में भी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जिन लोगों ने मारपीट किया उनको भी अभिरक्षा में लिया गया, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।